नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके और मेरे सीधे प्रसारण में मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जाने माने जज असीम साहनी। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस समय भारत की दो जेलों में दो वो हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उन्होंने शपथ नहीं ली है क्योंकि उन पर कई ऐसी धाराएं लगी हैं जो राष्ट्र विरोधी भी हैं, बहुत कुछ है। मगर उन दोनों को अब ये फैसला कर लिया गया है, उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाएगा। और इसमें एक जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा से निर्वाचित हुए सदस्य हैं और दूसरे खडूर साहब जो रिजर्व सीट है पंजाब में रोपड़ के पास, वहां के हैं। और उन दोनों पर अब ले तो शपथ लेंगे, क्या कानूनी प्रावधान है, साथ ही साथ जो नए कानून बने हैं उस पर इनका क्या असर होगा, इसी संबंध में श्री असीम साहनी से बात करेंगे। असीम साहनी जी, बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट किया आपने, मान लिया, क्रूशियल सब्जेक्ट है। दोनों को पैरोल दे दी गई है। जहां तक बात है, अगर हम, वो तो सबको पता है कितने से जीते, किसको हराया, अब वाकई चर्चा में ज्यादा आ गए हैं क्योंकि उन्होंने बारामूला में शेख रशीद ने 4,72,000 वोट लिए और उमर अब्दुल्ला साहब केवल 2,66,000 वोट, मतलब इससे वेरी वो। और खडूर साहब से, जिन पर आरोप है कि वो खालिस्तान की मूवमेंट चलाते हैं, अब इनका जो असली ले रहे हैं, क्या शपथ लेने के बाद वो जेल में ही रहेंगे या जब अब दोबारा पार्लियामेंट फिर लगनी है, एक तो सेंसिटाइज हो गई है, ये जानना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए। सर, पहला तो आपका सवाल जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट दो कैंडिडेट हैं, एक खडूर साहब से अमृतपाल सिंह जी और एक हमारे इंजीनियर रशीद साहब जो बारामूला से, तो मेरी सर पहली ये रहेगी सबमिशन कि ये दोनों के मुकदमे अलग अलग हैं। ठीक है, इनमें कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट लोकसभा कैंडिडेट जीत कर आए हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन दोनों के मुकदमे अलग अलग हैं, दोनों की जेल अलग अलग है। अमृतपाल सिंह जी को लगा हुआ है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे हमारा JNK में PSA लगता है। उस NSA में वो NSA लगाती है गवर्नमेंट कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर में एक किस्म की डिस्ट्रप्शन है, ये कॉज कर रहे हैं पीस को, ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लिहाजा इनको NSA में रखिए। तो NSA में या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको कॉश करती है, नीचे की कोई अदालत उसमें बेल नहीं दे सकती, उसमें कोई ट्रायल नहीं होता, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, उसमें जेल में रखा जाता है। तो अमृतपाल सिंह जी की तो ये स्टोरी है। अब इंजीनियर रशीद साहब की स्टोरी ये है कि उनको UAPA का मुकदमा डाला हुआ है। उस मुकदमे में अभी उनकी ट्रायल होनी है, मुकदमे का चलान पेश होना है, ट्रायल में गवाहों ने आना है, गवाहों के बाद उनमें सजा होनी है कि नहीं होनी, तो वो है। अब दोनों का सर, दोनों ही क्योंकि इलेक्ट हो गए एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो पहले तो आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि वो लड़ सकते हैं इलेक्शन के लिए, लड़ सकते हैं, आंसर इज लड़ सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमने पिछले डिस्कशन में भी यही कहा था कि ये लोग लड़ सकते हैं जब तक सजा ना हो। सजा होने के बाद एक नंबर ऑफ ईयर्स होता है, उन उतने साल के ऊपर की अगर सजा हो तो फिर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो भी कुछ सालों के लिए, यानी कि 3 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई किया या 6 सालों के। लेकिन इनके केस में एक अंडर ट्रायल है, यानी कि उसका ट्रायल अभी स्टार्ट होना है, बट ही इज इन जुडिशियल कस्टडी, जो इंजीनियर रशीद साहब है। और अमृतपाल सिंह जी जो है NSA में बुक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बुक है। अब मैं दोनों का आपको तरीका बताता हूं कि इन दोनों को अगर रिलीज करना है तो कैसे करना है। अमृतपाल सिंह जी की कोई बेल नहीं होनी, उनको पैरोल देना है। और वो पैरोल दिया, वो किसने देना है? वो हुकूमत ने ही, गवर्नमेंट ने ही देना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है कुछ पीरियड के लिए उस डेटिन्यू को रिलीज किया जा सकता है। जैसे किसी के घर में डेथ हो गई, किसी के घर में शादी है, और वो पीरियड जो होता है वो DC या कंसर्न गवर्नमेंट के बाद एप्लीकेशन जाती है। इस केस में स्पीकर साहब ने इनको चिट्ठी लिखी कि भाई ओथ करवाओ, इनके लॉयर्स ने, इन्होंने खुद ने रिक्वेस्ट डाली, फिर वो गवर्नमेंट के बाद रिक्वेस्ट गई, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हम फैसिलिटेट करेंगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अब ये ऑर्डर निकल गया, 5 जुलाई को ये अपनी ओथ लेंगे। वो ओथ का टाइम स्पीकर ने फिक्स किया है, रिलीज का टाइम इन लोगों ने किया, तो फलानी डेट से फलानी डेट के लिए 4 दिन के लिए इनको रिलीज किया गया। अब इंजीनियर रशीद साहब का टू द कॉन्ट्ररी कोर्ट में एप्लीकेशन डली है। कोर्ट ने इनको ओथ लेने के लिए एक लिमिटेड पीरियड की बेल ग्रांट की है, जिसे हम यूजुअली कानूनी पैरालांस में बेल भी कहते हैं, टेम्पररी रिलीज भी कहते हैं, लेकिन पैरोल नहीं कहते हैं। पैरोल एक अलग चीज होती है। पैरोल जेल के मैनुअल में होता है, जो जेल से रिलीज किया जाता है और गवर्नमेंट रिलीज किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। हम आम तौर पे दोनों ही पैरोल कह देते हैं, वो पैरोल नहीं होती। एक इंटरम रिलीज लेकर आए हैं और एक पैरोल लेकर आ रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से परमिशन लेकर आ रहे हैं। 2 किस्म के वर्ड्स होते हैं लॉ में, पैरोल और फरलो। फरलो और पैरोल दोनों डेटिन्यूज को या अंडर ट्रायल्स को या कॉन्विक्ट को दिए जाते हैं कि आप आओ भाई 3-4 दिन के लिए छुट्टी मार के आओ, क्योंकि इनको भी छुट्टी मार देने का
जो कॉन्विक्ट्स होते हैं इनका अंडर जेल मैनुअल दिए जा सकती है, गवर्नमेंट देती है इनको। तो एक तो ये सर इशू हो गया। दूसरा, अब आपका इंजीनियर रशीद साहब का मैंने समझा दिया कि वो कोर्ट से बाकायदा बेल ऑर्डर लेके, जिस बेल ऑर्डर में एनआईए ने, जैसे पिछली बार हमारी डिस्कशन हुई थी तो मैंने आपको यही कहा था कि यूजुअली जब वो आदमी इलेक्ट हो जाए तो गवर्नमेंट खुद ढीली पड़ के उसको बोलती है कि हाँ जी जाओ ओथ ले लो, और अब एनआईए ने खुद ही कह दिया, नो ऑब्जेक्शन दे दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ओथ ले लें। अब वो ओथ ले लेंगे तो जो मेरा अंदाजा है कि कुछ ही दिनों में ओथ लेने के बाद, क्योंकि आगे वोटिंग भी जरूरी होती है, अब किस किस बात पे उनको आप छोड़ते रहोगे? फिर सेशन अटेंड करना है उसके लिए बेल लेनी है, फिर वोटिंग डालनी है उसके लिए बेल लेनी है, क्योंकि इस हुकूमत को तो रोज वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। अब डिप्टी स्पीकर पे इंडिपेंडेंट चाहिए, इधर चाहिए, या अपोजिशन को वोट चाहिए या गवर्नमेंट को वोट चाहिए, तो ये इनका वोट एक बहुत जरूरी वोट होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरा अंदाजा है कि पिछली बारी तक था हमारा अंदाजा डिस्कशन से था तो वो बिल्कुल सही निकला। अब अंदाजा ये है कि गवर्नमेंट इनको, इंजीनियर रशीद साहब को धीरे धीरे बेल आउट भी होने देगी। वही एनआईए जो है वो थोड़ी सी कह देगी हाँ जी अब तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हलफ उठाई है, अब कोई हरकत भी ऐसे नहीं कर रहा। तो इस किस्म से कोई आने वाले आप 2-3 महीने में देखेंगे कि ये इलेक्ट होने के बाद, ओथ लेने के बाद बेल आउट भी हो जाएंगे। लेकिन ओथ लेते ही इनके साथ जो पर्क्स और बेनिफिट्स हैं एमपी के, वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे। असीम साहब, ये भी जानना चाहूंगा, ये दोनों जैसे आपने कहा कानून ऐसा आ जाएंगे, मगर थोड़ा सा आपका अनुभव ये लेना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि जब इन दोनों को सरकार ने इजाजत दी तभी फॉर्म भरा, जी बिल्कुल, तभी उसका भी विजयी भी हो गया, और दोनों ने साफ ये जो वोटर थे उन्होंने साबित कर दिया हम ये दोनों को चहेते नेता है। क्योंकि कुछ चीजें आपको विरासत में आपको मिली हैं, दर्शक जानते होंगे, पर मेरा फर्ज भी है, बिकॉज जिस बाप तिस बेटा असीम सानी है। फादर साहब AK सानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने वरिष्ठ वकील हैं। अगर वो, मुझे याद है वो साथ में प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के एडिटर चीफ भी ने, आपने उनको साथ दिया, यानी कि आपको विरासत में मिली है। अब जो इन्हें विरासत में दोनों आ गए हैं, ये साबित हो गया कि इनको जो जेल में रखा गया है, चाहे अभी ये हवालाती हम कह लेंगे सीधी भाषा में, क्या इनको अब सरकार को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, थोड़ा इससे मिलती जुलती बात हो सकती है कि अब अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते, इनको इतने बड़े मार्जिन से जीता, दैट मीन लोग इन्हें चाहते हैं, कल को जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं, असीम सानी, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत से जो जेल में बंद हवालाती, जिन पर भी सजाए आपका मुलजिम नहीं हुए, कल को वो अगर चुनाव लड़ते, वो जीत जाते, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी, तो जम्मू कश्मीर का इसमें खास करके इंजीनियर रशीद के जीतने के बाद और उमर अब्दुल्ला को इतने बड़े नेता को हराने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या राजनीति की नई करवट लेगी? अभी आपसे मैंने बहुत सी और जानकारी लेनी है दर्शकों के लिए, पहले इस पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा पर्दा हटा दें। सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन से जीतना और एक जायंट लीडर उमर अब्दुल्ला जैसे को हराना, ये एक इफेक्ट तो डालता है, क्योंकि अब वो खुद भी कैंपेनिंग करने नहीं आए, कैंपेनिंग भी बेटे ने की या बच्चों ने की या घर के फैमिली मेंबर्स ने की, और वो कैंपेनिंग देखते हुए, और अगेंस्ट किसके पिटेड? अगेंस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो लेगेसी में जिनके वालिद भी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके दादा भी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, उनको हरा के आना, इसका मतलब नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने ये बता दिया कि उनको डायनेस्टी पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, उनको उसके अगेंस्ट एक लोकल पॉलिटिशियन इंजीनियर रशीद फर्स्ट जनरेशन। लेकिन इसका साथ भी ये भी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, कि कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी भी है। ये खतरे की घंटी ऐसे है कि अगर जनता आपको वोट डाल रही है और पता है कि आप प्रो सेपरेटिस्ट हो, जैसे अमृतपाल सिंह साहब के लिए आपने कहा प्रो खालिस्तानी है, इनके लिए भी, इनका भी कोई रुझान कोई प्रो इंडियन बहुत ज़्यादा नहीं हमने देखा। उसके कंपैरिजन में आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला साहब या और भी मेन स्ट्रीम लीडर जिसे हम कहते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये हार्डलाइनर थे। अब ये कितने हार्डलाइनर रहते हैं, इसीलिए इनको जेल में डाला गया। पहला तो सवाल यह है कि यूएपीए लगा ही क्यों? यूएपीए इसीलिए लगा क्योंकि अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व थे। ये जब यूएपीए की रिपोर्ट गई होगी जो जिसमें इनकी जमानत नहीं हो रही, जो एनआईए ने केस बनाया, तो एनआईए ने यही केस बनाया कि ये प्रो टेररिज्म है, प्रो एनिमी है, प्रो पाकिस्तान है, तो कुछ इस किस्म के इल्जामात लगे होंगे। अब वो इल्जामात होते हुए भी आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया,
इलेक्शन लड़ने देने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम भी बताया था। वोट डालने का हक नहीं है अंडर ट्रायल को, लेकिन इलेक्शन लड़ने का है। अब आपने इलेक्शन लड़ लिया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और आप जीत भी गए, इसका मतलब जनता कहीं ना कहीं उन मेन स्ट्रीम लीडरों को पसंद नहीं करती थी, चाहे वो सजाद गनी लोन है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं या और एबीसी हैं, तो उनको दरकिनार करके नोटा, इसीलिए नोटा रखा गया था कि जब आपको मेन स्ट्रीम नहीं पसंद हो, बाकी लीडर नहीं पसंद हो, नोटा दबा दो। उन्होंने नोटा नहीं दबाया, उन्होंने इनको जिता दिया। अब इनको जिताने का ये पर्पज रहा कि एक तो ये अपने लोगों की आवाज बन गए, अब जो अब आवाज ही जेल के अंदर बंद है तो आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी कैसे? तो या वो आवाज अब सरकार की बन जाएगी, इनडायरेक्टली कोई बिहाइंड द कर्टन पैक्ट होगा और वो पैक्ट होके इनको धीरे से 2-3 महीने में बाहर निकाल दिया जाएगा, और 2-3 महीने बाद मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ रहा हूं और बिल्कुल उसके साथ एग्री करता हूं कि ऐसा ना हो कि 2-3 महीने की नहीं, ये कुछ दिनों की बात हो, जैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो तो ये एक चेहरा जो है मैसिव रोल प्ले करे इसके अंदर, इस वोट बैंक को इधर करने में। और कहीं ना कहीं कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे भी होता है कि जो लीडर जनता की चॉइस बन जाता है वो लीडर धीरे धीरे फिर मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकता है। वो कल उसकी पार्टी भी तो है, उनकी पार्टी के नेता आगे चुने भी जा सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। तो यहाँ पॉलिटिक्स में आप कुछ नहीं कह सकते। हमने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था हालात ऐसे बनेंगे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक फोरम पे इकट्ठे बैठेंगे, हमने वो भी देखा जी। हमने। ये तो ऐसे है जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे हो जाए अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। तो यहाँ मैंने वो भी देखा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक फोरम पे इकट्ठे हो गए, यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इकट्ठे हो गए, पीडीपी और बीजेपी इकट्ठे हो गए, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इकट्ठे हो गए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो चली रही है टिकड़ी। तो यहाँ पॉलिटिक्स में एटलीस्ट JNK में आने वाले इलेक्शन में आप कुछ नहीं कह सकते कौन क्या रोल परफॉर्म करेगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जम्मू ने 2 सीटें जो है बम्पर जो है वो बीजेपी को दी हैं। और मैं बार बार आपके माध्यम से जतला दूं, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, पर जितना मैं कानून की और पॉलिटिक्स की समझ रखता हूं, ये लोगों ने लोकल पॉलिटिशियन को नहीं दी है, ये मोदी साहब मोदी को दी। हाँ, उनके नाम पर वोट बैंक चला है, ये उनको वोट दिया गया है। लोग मोदी साहब से पर्सनली खुश हैं। उनको हम एक समझ लीजिए जैसे बहुत देर बाद एक ऐसा फेस आया है जो कंट्री के लिए, जिसे कहते हैं ना कि भक्ति, हमारी कंट्री यही थी कि हम किसी स्पिरिचुअल लीडर को पकड़ लेते थे, उसकी भक्ति करना शुरू कर देते थे और वही धीरे धीरे जो है उसका रूप ले लेता था। आज मोदी साहब की क्लीन छवि, कोई इल्जाम ना होना, कोई करेक्टर पे इल्जाम ना आना, कोई स्कैम ना आना, ये सारी चीजों पे जनता मोहित है। चाहे महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, लोगों ने वोट डाल के साबित कर दिया कि हम मोदी साहब को पसंद करते हैं। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे वो कंट्री की ग्रोथ है, चाहे वो इकोनॉमी है, हम हर तरीके से मुतमीन थे, लोगों ने वोट डाल के जिता दिया। नंबर कम आया जरूर है, लेकिन नंबर कम आने के बावजूद भी गवर्नमेंट बनी, इनका नंबर तो उतना नहीं मुकाबला कर पाया उनके साथ। अब नंबर 2 आ गया। अब जम्मू कश्मीर में जो टेस्ट आया है, क्या यही फॉर्मूला इस टेस्ट में भी चलेगा? आंसर इज नो। आपने पहले ही वो इशारा दे दिया कि यहाँ पर लोकल मुद्दे उठेंगे। अब जब वो गली मोहल्ले का मुद्दा उठेगा, क्या हमारे वही बीजेपी के चेहरों को लोग पसंद करेंगे वोट डालना? जिसने लोगों के लिए काम नहीं किया, जिसने SHO को एन मौके पे फोन नहीं किया, जिसने BDO को ये नहीं कहा कि भाई नाला बनाओ, गली बनाओ, सड़कें नहीं बनी। तो ये प्रॉब्लम्स अब इनको आने वाली हैं। इनको पहले ही कमर कस लेनी चाहिए कि यहाँ मोदी वाला सिक्का नहीं चलेगा। आप जितना मर्जी चला लो, लोकल इश्यूज में जितना लोकल जाओगे उतना लोकल इशू, क्योंकि जनता अब समझदार है। जनता ने जब प्राइम मिनिस्टर चुनना था तो चॉइस मोदी बनी, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर चुनना है तो चॉइस मोदी या कोई और चेहरा नहीं आएगा यहाँ पर। वहां पर इनको पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए थी कि कौन सा चेहरा हमें प्रोजेक्ट करना है, कौन सा ऐसा नेता है जिसको प्रोजेक्ट करना है जो एक्सेप्टेबल टू जम्मू कश्मीर एंड इंटायर रीजन हो। अब ये इनको देखना है, ये इन्होंने प्रोजेक्ट करना है, लेकिन साइड बाय साइड वहाँ कांग्रेस ने भी कमर कसी हुई है। वहाँ अब ये ऐसे इंजीनियर रशीद जैसे नेता भी पैदा हो गए। यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब की भी जो आप देखिए 2 सीटें तो उन्होंने भी निकाली। मियां अल्ताफ वाली सीट निकालना अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में बहुत बड़ी बात है। आपकी बिल्कुल ये वाली सीट निकाली, श्रीनगर की सीट निकाली, रोहुल्ला मेहदी साहब वाली, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वो भी अपनी जगह जुबलियंट हैं, ये अपनी जगह जुबलियंट हैं सरकार बना के। हालात ऐसे हैं कि तीनों पार्टियां खुश हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुश है, ये खुश हैं, आपके NC वाले खुश हैं, आपके कांग्रेस खुश है, कांग्रेस वाले खुश हैं, हमने भी गेन किया, और हाँ इंडिपेंडेंट अपनी जगह खुश है। लद्दाख। तो ये पता किसी को कुछ नहीं है कि कौन क्या होगा अब हालात में। जी असीम थानी जी, आप भी मानते हैं कि अगर विश्व का सबसे बड़ा कुछ चाणक्य था, वो जो चाणक्य की राजनीति चाणक्य की थी, मगर जो कुछ मोदी साहब ने कुछ किया है, मुझे आपको लगता है कि वो चाणक्य नीति से ज्यादा जम्मू कश्मीर में कर गए? खुद सीटों पर चुनाव कश्मीर में नहीं लड़ा,
जो ये वो नेता था, आपको भी याद होगा, आप कभी कभी एज ए जर्नलिस्ट आते थे, बिकॉज आपका अपना समाचार पत्र असेंबली में कवर करने आते थे, आने वाला आपके फादर साहब भी आते थे, हम लोग वहाँ भी बतियाते थे, इसको हिंदी का शब्द है, तो वहाँ भी शेख इंजीनियर ने हालत तो खराब सबकी करके रखी थी, कानूनी इस तरह बोलता था। अब उसको जेल से लड़ाना एक चाणक्य नीति है। और अब क्योंकि भाजपा की यहाँ पर हालत खराब है कि भाजपा का नेता खुद नितिन गडकरी के शानदार प्रोजेक्ट को उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, वो जनता का एक हीरो बन गया। विक्रम रंधावा और श्यामलाल लंगर, और जो आपने देखा है, वो लोगों को सिंपैथी होगी, कम से कम एक तो नेता है, दो भाजपा के नेता जो हमारे लिए बोल रहा है, हाँ, जो हमारे लिए लड़ रहा है। ये जो राजनीति है ये नया रंग लाएगी। बस मैं आपसे ये संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ, आपसे ज्ञानवर्धक बातें लेनी। क्या जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ, माना जाए कि मोदी चाणक्य से भी बड़े चाणक्य नीति वाले हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, इन सारे पस मंजर को देखते हुए? सर, अब इस पर तो ये तो पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा कि ये फैसला किसने लिया और क्यों लिया, पर भाजपा ने ये जो 3 सीटों पर ना लड़ने का फैसला लिया, ये सोच समझ के लिया गया है। और मतलब इनके जो पॉलिटिकल जो भी इनका फीडबैक है उसको लेने के बाद लिया गया है, जबकि इन्होंने रैली लाखों की तादाद में मोदी साहब ने की वहां पर वो गवर्नमेंट रैली थी, पॉलिटिकल रैली नहीं थी। अब मजा था कि अगर वही रैली के वोट्स वो लोग कन्वर्ट होते हैं इनटू वोट्स, वो कहीं ना कहीं डाउट में थे कि अगर वो ना हुआ तो अगर निकलनी हमारी 2 ही सीटें हैं तो फिर हम 3 पे फोकस क्यों करें। ये 3 सीटें इन्होंने छोड़ दी। आपको याद होगा, अगर इन्होंने अनंतनाग वाली सीट पे जो है कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो इन्होंने सपोर्ट अपनी पार्टी को किया ओपनली। राजौरी में कैंपेनिंग हुई इनके लिए कि भाई वहां किया, क्योंकि देखना तो ये था कि सबसे ज्यादा झटका चलिए मुझे श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर का भी नहीं लगा। मुश्किल हमें ये आई कि राजौरी पुंछ जो अपनी बेस्टियन है, जहां पे भाजपा ने कालाकोट जीती, जहां पे भाजपा के राजौरी लीडर हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर है, पुंछ में बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर है। हमने एमएलसी दिया विनोद गुप्ता जी को, हमने प्रदीप शर्मा एमएलसी दिया। और ये होते हुए भी सिर्फ इतना डर जाना कि इस सीट पे खड़ा ना करना किसी को, तो ये मैं खौफ नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नीति थी। अब चाणक्य नीति थी, करेक्ट थी, नहीं थी, लेकिन नीति जरूर थी। लेकिन उससे क्या हुआ कि अपना कैडर डिमोरलाइज हुआ। असीम साहनी जी, एक और बड़ा बर्निंग सा सवाल है, सवाल छोटा है मगर जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दर्शकों के लिए। आप उस शख्स के बारे में, आपने मुझे पहले भी एक बार जब उनको अरेस्ट हुए, पूर्व मंत्री थे, उनको अरेस्ट किया गया, कठुआ से विधायक थे, फिर मंत्री बने, जितेंद्र सिंह और बाबू सिंह। मैंने तब भी, आपको याद होगा, बहुत अच्छा हमने कार्यक्रम किया था। अभी आपसे जानना चाहूंगा, उन्हें अभी पैरोल पे छोड़ा गया जी, और उन्हें जो छोड़ा गया है इस पर जमानत पर या पैरोल पर, सरकार ने ऑर्डर दिया है कि उनके पांव में जीपीएस बांध दिया जाए जी। हालांकि कानून कहता है, आप तो, क्योंकि कानून के आप विशेषज्ञ, मैं नहीं हूं, कुछ कानूनदान कहते हैं कि दिस इज इलीगल। कोर्ट कभी ऑर्डर नहीं देगा, अगर उसको पैरोल में दी गया है तो उसको क्यों, उसे आपने, एक पूर्व मिनिस्टर है, उसको आपने जीपीएस बांध दिया। आपसे जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए, दोनों जो नेता हैं, क्या अगर इनको पैरोल पे छोड़ते हैं तो क्या इनके भी पांव में वो जीपीएस बंधेगा या नहीं? सर, फिर वहीं की वहीं बात आ गई कि ये जो बाबू सिंह जी हैं, ये कितने साल के बाद छूटे। आपको याद होगा जब ये हवाला पर आपने ही प्रोग्राम मेरे साथ किया था कि हवाला किसे बोलते हैं, ये क्या होता है। तो पहली बहस इनके, खैर इनका मैं वकील नहीं था, जो इनके साथ दूसरे साथी अंदर थे, मैं उनका वकील था, मैंने बेल पे बहस की हुई थी। तो उस दिन के बाद आज 3 से 4 साल हो गए। 4 साल के लगातार ट्रायल के बाद आपने, मैं तो कहता हूँ बहुत देर कर दी आपने मेहरबान आते आते। ये तो 1-2 साल के अंदर एटलीस्ट या बेल डिसाइड हो गई होती या चार्जशीट डिसाइड हो गई होती। ये 4 साल में अभी आप जो SIA NIA गवाहियां नहीं ला पा रही, तो बेल तो देनी बनती थी। अब वो बेल दे दी जज साहब ने, लेकिन बेल में इनकी एक कंडीशन रखी SIA ने, जब इन्होंने थोड़ा सा नरम देखा जज साहब बेल दे रहे हैं, ये नरमी की कि जनाब अगर आप बेल दे रहे हैं तो हमें ये कर दीजिए, इनको एक GPS बांध दीजिए। तो मैंने बचपन में कई फिल्में देखी थी
वो जो अमेरिकन फिल्में होती थी, वो पाँव में या हाथ में GPS बांधते थे एग्जैक्टली, कि यस, या क्रॉस। बिल्कुल इंडिया में जी, इंडिया में अभी मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा, क्या वो सीआरपीसी में हो बेल देते हुए, क्या वो कोई और हो, जहां पर ये डाल दिया जाए कि एक आदमी की बॉडी के साथ एक GPS चिप लगा दी जाए जो उसको आइडेंटिफाई करती रहे कि वो लोकल कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। बट एनी हाउ इन्होंने लगा दी, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया। अब वो बाबू सिंह जी को देखना है और वो जो उनके साथ शरीफुद्दीन साहब है उनको देखना है कि क्या मुझे इस चिप को चैलेंज करना है, मेरा राइट टू लिबर्टी, मेरा राइट टू प्राइवेसी वो है। अब दूसरा ही सूरत में अगर मैं दूसरी साइड से वकील हूँ सरकार की तरफ से, तो मैं कहूँगा भाई आपको फ्रीडम से मतलब है, हमें आपकी एंटरटेनमेंट से मतलब है, आप कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो। तो वो लोकल हमें मॉनिटर करने के लिए हमें ये GPS चिप जो है वो ज़रूरी है। अब GPS चिप क्या होती है, जैसे आपने अपने हाथ में मोबाइल रखा है, आपका मोबाइल पॉकेट में पड़ा रहता है आपके साथ सारा दिन, मैं कहीं खुफिया तौर पे एजेंसी के साथ मिलकर आपको ट्रैक कर रहा हूँ, तो आपके मोबाइल पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि आज आप यहाँ गए, आज जैसे हम गूगल मैप्स ही आजकल खोल के देखते रहते हैं या लाइव बिल्कुल, लोकेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली चलता फिरता लाइव लोकेशन है जो कोर्ट ने इनके साथ डाल दिया हुआ है, जो कोर्ट के हिदायत के मुताबिक वो ट्रैक करते रहेंगे कि आज ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो इसके दो रुख हैं, एक रुख है कि चलो मैं बाहर हूँ ट्रैक, मैं कौन सा कोई इलीगल काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा कोई पाकिस्तान जा रहा हूँ जो ट्रैकिंग कर लोगे। और दूसरा ये है कि आपकी राइट, जो आपकी डिग्निटी है, एक आपको जानवर की तरह, जैसे वो गाय या भैंस के गले में बांध दिया जाता है घंटी और वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाए होते हैं, वो आपके साथ वो सलूक किया गया है। तो ये लेकिन कॉल इनको लेनी है, अगर ये उसको चैलेंज करना चाहते हैं टू दैट एक्सटेंट, बेल को नहीं लेकिन टू दैट एक्सटेंट उस डायरेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है कि सर ये इलीगल है, ये नहीं मुझे मान्य है। लेकिन अगर इन्होंने एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ सर लगा दीजिए, अगर इनके वकील ने इन्होंने कहा सर हमें जेल से निकालिए, जेल से तो बेहतर है आप GPS लगा देंगे, कम से कम बाहर अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के हाँ, साथ बिल्कुल, मिलेंगे रहेंगे तो सही बात। और GPS लगा, अब देखिए एक और बात आपने बड़ी अच्छी कही कि बाबू सिंह साहब ऐसे मौके बाहर आए हैं कि ये भी मास लीडर है और इनको भी बिल्कुल, रखा गया अंदर, इनको भी सताया गया, यातनाएं दी गई। अगर असेंबली इलेक्शन में इन पे भी कोई बार नहीं है, ये खड़े नहीं हो सकते, अगर ये भी खड़े हो गए और जीत गए, हाँ, ठीक। ये भी एक एस्पेक्ट असीम है। जी, अब बिल्कुल, अब असीम जी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट तक बहुत से जम्मू कश्मीर के केस लिए हैं। असीम थानी जी, अब जो 1 तारीख से 1 जुलाई या 3 जुलाई या 1 तारीख से हमारे नए कानून बने, बहुत से नए कानून आ गए और बताया जा रहा है कि पहले होता था कि फिरंगी चले गए उनके वो रह गए, अब हमारे देश के बहुत से अलग अलग कानून बने हैं। ये जो सारे असीम सानी जी 3 अलग अलग कानून बनेंगे है, इसका क्या लाभ होगा और इन कानूनों का क्या, ये पैरोल पे छूटने वाले 1 नहीं 2 नहीं, ये 3 हो गए बाबू सिंह को मिलाकर, क्या जी इनको इसका कानूनी कोई लाभ मिलेगा? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने सर। पहला तो ये है कि आपके दर्शकों के लिए, सबके लिए मैं ये बता दूं कि 1 तारीख से ये 3 कानून लागू हो गए हैं, जिनका नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ये 3 हैं एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, CRPC को रिप्लेस करने के लिए और दंड इंडियन पीनल कोड को। अब जो 1 जुलाई से शुरू हुए हैं नए कानून, वो किसको एप्लीकेबल हैं? क्या ये 2017-18 वाले केसों को भी एप्लीकेबल हैं, 19-20 तक एप्लीकेबल हैं? क्या वो 30 जून को जो FIR लगी या केस बना उसको एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो भारतीय BNSS है, जो CRPC को रिप्लेस कर रही है, प्रोसीजरल लॉ, जी, उसमें उसमें जी, सेक्शन 531 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, मुकदमा आज से पहले, यानी कि इस कानून के पास होने से या एग्जीक्यूट होने से जो 1 जुलाई की डेट रखी गई उससे पहले हैं, उन सबको पिछला कानून लगेगा और ये कानून उनके लिए ऐसे हैं जैसे पास ही नहीं हुए। तो जो पुराने ऑफेंसेस हुए हैं IPC में, उन सबको पुराने लॉ ही लगेंगे। ये वकीलों के लिए एक बड़ा अंडरस्टैंड करने वाली बात है और आम जनता को भी समझने की जरूरत है। आम जनता ऐसा ना समझे कि मेरा केस पहले बना था FIR लेकिन बेल मुझे BNS में लेनी है, नहीं। अब दूसरा सवाल सर आ गया, आपने ये कहा कि ये देश के लिए एक, मैं भी ये मानता हूं, आपके साथ मैं 100% एग्री करता हूं कि ये अंग्रेजों का आर्की एक कानून थे। IPC 1800 सदी में 1860, 1823 ऐसे करके ये कानून बने थे। आज इनको रिप्लेस करना बहुत जरूरी था। ये नहीं कि कोई हम चला नहीं पा रहे थे, काम तो चल रहा था, काम तो पिछले 70-75 साल से हम ले रहे थे, लेकिन ये एक हमारी मॉरल एंड इमोशनल विक्ट्री है।
जब एक नाम भारतीय आ गया, जब एक नाम दंड संहिता आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया, इससे ही अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब हम लोकलाइज कर गए हैं लॉज को, और अब हम इतने केपेबल हो गए हैं कि अब हमें अंग्रेजों की वो पुरानी जिसे क्रचेस कहते हैं बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हमने अपनी खुद कानून की प्रणाली बना ली है, जिसको हमने ट्राई एंड टेस्ट किया है और उसको ऐसे बनाया। और ऐसा नहीं होता कि कानून बन गए तो अमेंडमेंट नहीं होती, अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो रही है आज तक, लेकिन देर ब देर जैसे कोर्ट्स को लगेगा कोई पॉइंट गलत है, हमें लगेगा कि ये वाला पॉइंट गलत है, तो हम देर ब देर इसको करते रहेंगे। लेकिन शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है, बड़े सारे लॉज हैं। अब मैं आपको कई बताऊंगा, कई ऐसी सेक्शंस थी जिनका कोई काम ही नहीं था, जैसे राजद्रोह और देशद्रोह, तो पहले राजद्रोह लिखा गया था, अब देशद्रोह बन गया, उसको बना दिया। तो ऐसे ही आपके कई सेक्शन है, बेल को लेकर, रिमांड को लेके, पुलिस पावर्स को लेके। लोग कह रहे हैं पुलिस को ज्यादा पावर दी गई, लेकिन एट द सेम टाइम लिबर्टी पे भी ज्यादा जोर रखा गया। आपने ये रखा कि पुलिस ने अगर पहले एसएचओ और सब इंस्पेक्टर आईओ लेवल पे भी तंग करते थे, अब उसको डीएसपी लेवल पे जाना है। रिमांड के लिए जो है जजेस के पास जाना है, तो रिमांड प्रोसीजर चेंज कर दिया, अरेस्ट प्रोसीजर को लगभग करेक्ट कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड वेलकम दीज 3 लॉज विद ओपन आर्म एंड ट्राई टू इम्बाइब। जहां गलतियां होंगी वो हम गवर्नमेंट के नोटिस में लाएंगे, वो गवर्नमेंट जो ओपन है गवर्नमेंट अमेंडमेंट करेगी। अब सर एक और बात मैं इस आपके माध्यम से बहुत जरूरी कह दूं जी, ये 3 कानून जो हैं ये बेसिकली रोज ब रोज कहाँ टेस्ट होते हैं? अदालतों में। ये आप मेरे से एग्री करेंगे? आम सिटीजन का, डॉक्टर, इंजीनियर का, ठेकेदार का, ये जर्नलिस्ट का, इनके साथ डायरेक्ट वास्ता नहीं है जो हमारा डायरेक्ट वास्ता है जज का, वकील का, पुलिस वालों का, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉज है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ बेस्ड है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थाने से शुरू होता है और अदालत में खत्म होता है, इतना ही रास्ता है बस इसका, जिसमें शुरुआत पुलिस वाले करते हैं और खात्मा हम और जजेस करते हैं। यानी कि हमसे मेरा मतलब है वकील और जज, अधिवक्ता और न्यायमूर्ति। अब ये कहते हुए सर मैं एक चीज आपके नोटिस से हाईलाइट करना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब, माननीय होम मिनिस्टर साहब ये समझें कि जब आप एक इंप्रेशन दे रहे हैं, आपने कानूनों का नाम बदल दिया, किताब बदल दी, सेक्शन चेंज कर दी, ऑफेंसेस को ऊपर नीचे कर दिया, एक चीज और बहुत जरूरी है, वो है हमारी यूनिफॉर्म। जब हम 42 डिग्री टेम्परेचर पे एक वकील काला कोट लगाता है, वो अंदर से पसीने पसीने हुआ होता है। एग्री, और yes, हम हर रोज अंग्रेजों को याद करते हैं कि आपके वहां 20 डिग्री टेम्परेचर पे भी आपको चक्कर आ जाते हैं, और हम 42 डिग्री पे काला कोट लगाते हैं। फिर मन में सवाल आता है कि ये अंग्रेजों की अभी भी लेगेसी हम क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को ये, या लॉ मिनिस्टर को ये ध्यान में आया है, या मुख्य न्यायाधीश को ये ध्यान में आया कि भाई जैसे नागोके साहब ने बहुत अच्छी नेहरू जैकेट पहनी है या मोदी जैकेट पहनी है, आजकल जो भी नाम दे दीजिए, ऐसा ही हमें बंद गले की जैकेट गर्मियों के लिए दे दीजिए, हम भी अपना कॉलर बैंड इसके ऊपर पहन लें, लेकिन कम से कम हमें भी इंडियनाइज कीजिए, हमें भी भारतीय बनाइए। बहुत अच्छा सिंधी, आपको शुभकामनाएं हैं पॉइंट लाने की। आज वो रोज और वो काला कोट इतनी गर्मी में भी चल रहा है, और नए बच्चे आज परेशान हैं गर्मी में। देखिए ट्रायल कोर्ट में सर एसी नहीं होते, हम लोग तो हाई कोर्ट में बैठ जाते हैं, लुक छुप के एसी लगे हुए हैं, लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है वो काला कोट भी पहनना है, उसने गला भी बंद करना है, उसने कॉलर बैंड भी लगाना है, और फिर वो अंदर से पसीना पसीने हुआ होता है। तो ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से, पहले ही मेरे ख्याल से शायद मैं होऊंगा वकील जो ये साथ ही साथ हाईलाइट कर रहा है कि ये इशू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भी वही प्रहरी हैं जैसे आप प्रहरी, और जरूरत जब वही अंग्रेजों का फॉलोअप है, क्यों फॉलो करना है इसको, जब आपने अंग्रेजों की हर चीज को छोड़ दिया और सारी जनता आपके साथ है, आपकी वाह कर रहे हैं हम, कम से कम इसको भी लगे हाथों हमें छुटकारा दिलवा दीजिए। दर्शकों, ये असीम साहनी, और मैंने इनके लिए भी कुछ देर पहले कहा, जिस बाप तिस बेटा। इनके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई समान है, और एक 70s में वो एक जज भी थे सांबा में, मैंने तब से उनकी कारगुजारी देखी है, और एज ए पॉलिटिशियन देखिए, वो कांग्रेस तिवारी के भी साथ थे और जिद्दोजहद करते थे, देश विदेश में नाम कमाया है। पुंछ में भी एक ऐसी घटना हुई थी, एक पाकिस्तान की पीओके की, पाकिस्तान नहीं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जो बेटी थी, यहाँ आके प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको इंसाफ दिलाया था इन्हीं के फादर ने। और ये क्योंकि जिस बाप तिस बेटा, और जो असीम साहनी जी ने हर चीज बताई, और मैं इनका और भी कोटि कोटि आभारी हूं जो इन्होंने ऑनेबल वकील्स की जो बात की, जिस हालत है वो भी फिरंगियों की। और मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि मुझे विश्वास है यहाँ का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीआईबी इन चीज़ों को देखते हैं, और चूंकि जाते एक बार जब बात मीडिया में चली, जब बात निकलती दूर तक जाती है, इसमें निश्चित लॉ मिनिस्टर, ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनेबल होम मिनिस्टर जल्दी से एक ऑर्डर करेंगे थ्रू सुप्रीम कोर्ट कि अब ऑनेबल वकीलों को भी ड्रेस में चेंज की जाए। असीम साहनी जी, दिल से आपका धन्यवाद। बस आपसे एक
एक प्रॉमिस लेते हुए तभी मीडिया के दर्शकों के लिए या किसी सेमिनार के लिए जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप सहयोग देंगे। जानदार किया। आपको ये भी बताता चलो इस लाइव में एक राकेश गुप्ता है, उन्होंने आपको कोटि-कोटि शुभकामनाएं दी हैं। एक गौरव शर्मा जी हैं, लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटेलेक्चुअल डिबेट, ये सारा आप ही का श्रेय है। आपको धन्यवाद देते हुए, ये प्रॉमिस लेते हुए कि जब फिर दोबारा हमें जरूरत पड़ेगी, ज्ञानवर्धक बातें प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का काम है आपसे लेकर जनता तक पहुंचाने, आप हमें देंगे। मोस्ट वेलकम, हमेशा कभी आप याद करेंगे मैं थैंक यू असीम साहनी। नमस्कार आपको भी और दर्शकों को भी। थैंक यू।